रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसमें सेल आपका एक तरह का रेस्ट में होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा आपका नेगेटिव होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल का दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है, मतलब कि कार्डियक सेल हो गया, मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, इसका मुख्तलिफ होगा। लेकिन इस सब में बात एक क्या होगी कि इन सब का नेगेटिव पोटेंशियल होगा। दूसरा आपने रखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेन आयंस लेकर आ रहा होता है वो कौन सा होता है आपका पोटेशियम आयन, और उसके बाद जो इनडायरेक्टली जो करवा रहा होता है वो कौन सा होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज। पोटेशियम फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह देखें कि एक सेल है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आयन चैनल्स होते हैं उसमें से सबसे पहले जो आयन चैनल्स होते हैं एक होते हैं अनगेटेड आयन चैनल्स। अनगेटेड आयन चैनल्स की हम बात करेंगे तो वो ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि खुले होते हैं, उनमें जनाब एक तरह के आयंस फ्रीली मूव कर सकते होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते होते हैं। तो अगर पोटेशियम आपके सेल के अंदर ज्यादा होता है, चैनल्स ओपन है, तो इसकी वजह से क्या पोटेशियम जो होता है वो सेल के बाहर जाना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे ही पोटेशियम सेल के बाहर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का सेल के अंदर और नेगेटिविटी आ जाती है। अगर -70 मिलीवोल्ट तो आप क्या हो सकता है कि -80 मिलीवोल्ट तक चला जाए। लेकिन जैसे सोडियम पोटेशियम बाहर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सोडियम आपके सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे सोडियम आपके सेल के अंदर आएगा तो अब पॉजिटिव सेल आपके अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पोटेंशियल तकरीबन -60 या -65 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। लेकिन हमने क्या लेकर आना है, हमने जनाब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता है, जिसके नतीजे में आपके 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं। और जब 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, तो सेल के अंदर थोड़ी सी और नेगेटिविटी आ जाएगी, जिसकी वजह से -60 -65 से -70 मिलीवोल्ट आपका होगा एक तरह का पोटेंशियल हो जाएगा। और इस तरह हमारा क्या होता है, एक तरह का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले मैंने आयन चैनल्स की जब बात कर रहा था तो मैंने एक आयन चैनल्स की बात की जिसमें मैंने कहा कि अनगेटेड आयन चैनल्स होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। गेटेड आयन चैनल्स के अंदर क्या होता है कि एक तरह का पोटेंशियल वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं, और एक कौन से होते हैं आपके एक तरह का लाइगेंड गेट। वोल्टेज गेट चैनल्स वो होते हैं कि जो स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर या तो बंद हो जाते हैं या स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर एक तरह के क्लोज हो जाते हैं, जिसके अंदर सोडियम वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं। ये वोल्टेज गेट चैनल्स आपके हर स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर या बंद हो जाएंगे या एक तरह के क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके लाइगेंड गेट चैनल। लाइगेंड गेट चैनल्स वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की वजह से ही ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल जब आपकी ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाती है तो उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर की जरूरत होती है। जब आपको कोई ड्रग इंटेक करते हो तो उसकी वजह से जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरह की लाइगेंड गेट चैनल्स की होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, आयन चैनल्स हो गया, उसके बाद हम आते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, जैसा कि देखा कि आप किसी भी चीज को थोड़ा सा स्टिमुलाई देते हो, उसके बाद आपके टची रिसेप्टर्स पैदा होते हैं, आपका सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम थोड़ा सा अंदर जाएगा, उसके बाद जनाब आपका -70 से -60 तक मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल जाएगा जो कि थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसके बाद जनाब आपका सोडियम का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होता है। जब सोडियम का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होता है तो आपका जनाब -60 से आपका तकरीबन जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का +55 तक क्या होता है, एक तरह का पोटेंशियल चला जाता है। +55 से ज्यादा पोटेंशियल आपका नहीं ज्यादा जा सकता। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि आपका इनएक्टिवेटिंग गेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है और आपके सोडियम को अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से ये वाला जो प्रोसेस होता है जो कि जनाब आपका रेस्टिंग से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ जी जनाब आपका दूसरी साइड पर, क्योंकि आपने पूरे का पूरा सेल को डीपोलराइजेशन में नहीं रखना, तो पोटेशियम जो होता है वो ओपन होता है। जब पोटेशियम ओपन होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि पोटेशियम आपके सेल से बाहर जाता है। जब पोटेशियम आपके सेल से बाहर जाएगा तो इसके नतीजे में सेल के अंदर अब नेगेटिविटी आ रही है। अब पॉजिटिव था पहले, अब नेगेटिविटी आ रही है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। लेकिन जो आपका पोटेशियम का पंगा होता है वो ये होता है कि पोटेशियम के अंदर लीकी चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेशियम आपका टाइम के ऊपर क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से रेस्टिंग पर नहीं बल्कि ये हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन में चला जाता है। मतलब कि बात जो आप लोगों ने याद रखनी वो क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दोबारा फिर ये मैकेनिज्म ऐसे चलता रहता है, ये साइकिल ऐसे चलते हैं। अब आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर कुछ खसूसियात होती है, जैसे कि प्रोपागेटिंग के अंदर ये होता है कि एक बार आपका जो सेल है वो अगर थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जाता है तो उसके अंदर डीपोलराइजेशन भी होगी, रीपोलराइजेशन भी होगी, हाइपरपोलराइजेशन भी होगी, उसके बाद रेस्टिंग भी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा आपने कहना है ऑल और नन। ऑल और नन में ये होता है कि या तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर होगा तो वो सारे का सारा मैकेनिज्म होगा, डीपोलराइजेशन वाला भी होगा, रीपोलराइजेशन वाला भी होगा, रेस्टिंग वाला भी होगा। उसके बाद आपका आता है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, इवन ताकि दूसरे टाइम पर हम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई क्यों ना दे दें। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस एक्शन पोटेंशियल को कौन ज्यादा करता होता है, आपकी माइलिन शीथ होती है जो कि एक्शन पोटेंशियल को ज्यादा कर सकती है, नर्व लेंथ होती है जो कि एक्शन पोटेंशियल को ज्यादा कर सकती है, नोड्स ऑफ रेनवेयर्स होते हैं जिसकी वजह से नर्व्स जो होती है वो जंप करती है और स्टाल्टेटिव नर्व्स करवाती होती हैं। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी
जनाब आप लोगों का फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जिसमें जनाब आपका करंट कभी पैदा ही नहीं होता, चाहे जो मर्जी हो जाए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है कि जिसमें करंट तो पैदा हो सकता है लेकिन इसमें हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देना पड़ता है। अकोमोडेशन एक चीज होती है, अकोमोडेशन के अंदर कभी भी आपका करंट पैदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइपरकलीमिया होता है, पोटेशियम आपके सेल के अंदर से ब्लड के अंदर गया होता है और उसके अंदर मसल वीकनेस होती है। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर क्या होता है कि नर्व्स और मसल के दरमियान में जंक्शन होता है। नर्व्स के जो एंड वाला जो हिस्सा होता है उसका मतलब है नर्व एंड प्लेट, और उसके बाद मसल के जो एंड वाला हिस्सा होता है उसका मतलब मसल एंड प्लेट। इन दोनों के जो दरमियान में स्पेस होती है उसका मतलब सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हैं। और जो नर्व की एंड प्लेट होती है उसका मतलब है एक तरह का प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल वाली प्लेट होती है उसका मतलब है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब होता कुछ इस तरह है कि आपकी जो नर्व्स होती है इसके जो सेल बॉडीज होती हैं इसके अंदर से वेसिकल्स बनते हैं जो कि जनाब आपकी प्रोटीन की नेचर के होते हैं। ये वेसिकल्स आपके नीचे आते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोनल फ्लो, और जैसे ही आते हैं तो ये जनाब वहां पर रुक जाते हैं और उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एसिटाइल कोए बनाता है, लेकिन कोलिन जो होती है वो आपके इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड से आपकी नर्व के अंदर आती है। ये जो एसिटाइल कोए और कोलिन जो आपस में मिलते हैं और उसके बाद क्या होता है एसिटाइल कोलिन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, और उसके बाद क्या होता है कि एसिटाइल कोए जो होता है एसिटाइल कोलिन जो होती है ये जनाब आपका अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और इसके बाद क्या होता है कैल्शियम जो होता है वो सिनेप्टोब्रेमिन और सिंटैक्सिन को आपस में जुड़ाते हैं, और उसके बाद कंट्रैक्शन होती है। जब ये कंट्रैक्शन होती है तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर निकलता है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो जनाब आपकी पोस्ट सिनेप्टिक ब्रेन के ऊपर जो उसका रिसेप्टर होता है उसके साथ जाकर लग जाता है, और उसके बाद आपका पोटेंशियल क्रिएट होता है। लेकिन आप समझे कि फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम नहीं आएगा तो आपका वेसिकल्स रप्चर नहीं होगा, जब वेसिकल्स रप्चर नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो हम सिंड्रोम देखते हैं उसको हम कहते हैं इटल-लैम्बार्ड सिंड्रोम। अगर देखें कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन जो होता है वो जनाब आपका क्या होता है मसल्स के रिसेप्टर के ऊपर लग रहा होता है। अगर रिसेप्टर का कुछ मसला है जैसा कि ऑटोइम्यून डिजीज मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हम देखते हैं, तो ये आपकी कौन सी डिजीज होगी? आपकी मस्थीनिया ग्रेविस। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसा कि हेमिकोलिनियम के अंदर क्या होता है कि वो कोलिन की रीअब्सॉर्प्शन को रोक देती है। जब कोलिन की रीअब्सॉर्प्शन को रोक देगी कोलिन कम हो जाएगी, आपकी एसिटिलकोलिन कम बनेगी, आपका पोटेंशियल क्या होगा? एक तरह का कम बनेगा। तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस था वो क्या था? एक तरह का मतलब के रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल, आयन चैनल्स क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका पोटेंशियल मिनट पोटेंशियल क्या होता है, मिनिएचर पोटेंशियल क्या होता है, टोटल एंड पोटेंशियल क्या होता है, इसको आपके एक्साइटेटरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके।